नमस्कार, मी श्वेता. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. मुद्दा महाराष्ट्रामध्ये सुरुवातीला एक मोठी बातमी आहे. पंढरपुरातून उजनी धरणाजवळ भीमानगर इथे ट्रक आणि टँकरचा भीषण अपघात झाला. पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरती हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये 5 जण जागीच ठार झालेत आणि 6 जण गंभीर जखमी झालेत. मळीनं भरलेला टँकर आणि तांदूळ असलेला ट्रक या दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली. भीमानगर इथल्या सरदारजी ढाब्याजवळ दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन हा भयंकर अपघात झालाय आणि यामध्ये 5 जण जागीच ठार झालेत, 6 जण गंभीर जखमी आहेत. या जखमींवरती इंदापुरातल्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. आमचे प्रतिनिधी वीरेंद्रसिंह उत्पात आपल्यासोबत फोनलाईनवरती आहेत. वीरेंद्र, एकतर कोणत्या वेळी हा अपघात झाला, किती माणसं होती दोन्ही वाहनांमध्ये आणि सध्याची असं अपडेट्स काय मिळत आहेत? श्वेता, अत्यंत गंभीर हा अपघात झालेला आहे उजनी धरणाच्या जवळ भीमानगर येथे. काल रात्री हा अपघात झालेला आहे. रस्त्याचं काम चालू होतं, त्यामुळे एकेरी वाहतूक ठेवली होती आणि रात्री अंदाज न आल्यामुळे जो टँकर आहे तो दुभाजकाला रस्त्याला धडकून परत त्याची ट्रकला धडक झाल्यामुळे 5 जण जागीच ठार झालेले आहेत आणि 6 जण गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत. अद्याप जे मृत झालेत त्यांची नावं समजू शकलेली नाही, परंतु झालेली घटना भीषण आहे आणि त्यात हानी झालेली आहे. जी, जे जखमी आहेत ते सध्या उपचार घेत आहेत. मात्र ज्या काही पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरती हा नेमका कोणता स्पॉट आहे आणि जर दृश्य पाहिली तर वीरेंद्र अतिशय भयानक दिसत आहेत, कारण दोन्ही वाहनांची अवस्था बघून अपघात किती भीषण आहे हे यावरून दिसतंय. वीरेंद्र, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. पंढरपुरातल्या अपघाताची ही मोठी बातमी. तर आज मन की बात मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे देशवासियांशी संवाद साधतील, देशाला संबोधित करतील. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। 2 दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई, साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो ऐप पर, माईगॉव पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुख दुख भी साझा किए हैं। इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देश भर में या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ।
आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। साथियों, आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए, जिसमें संक्षेप में दोनों महापुरुषों की जीवनी को भी उकेरा गया है। मध्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई है। ऐसा ही एक कार्यक्रम काशी में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे महान विभूतियों के सम्मान में 3 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया। अलग अलग कालखंड में इन सभी की देश की जन जागृति में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको ध्यान होगा, मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने 3 प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था, कंपटीशन की बात कही थी। एक, देशभक्ति के गीत लिखना, देशभक्ति से जुड़ी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए। मुझे आशा है कि इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे। मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वृंदावन लेकर चलता हूँ। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमारे संतों ने भी कहा है, यह आशा धरी चित्त में, यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग गौ, वृंदावन सुख रंग गौ, काहू न पायो और। यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन का जो सुख है, यहाँ का जो रस है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वो तो असीम है। तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं। पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी, इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी
जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है। जगत तारिणी जी वैसे तो है ऑस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में आकर के उन्होंने बिताया। उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई, अपने देश वापस तो गई, लेकिन वो कभी भी वृंदावन को भूल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृंदावन उन्होंने बना लिया। यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन, नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं। जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा था। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। साथियों, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े। यहाँ की पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी तो मैं कहता हूं सबका प्रयास। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों,
प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयास बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है? जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। एक प्रकार से ये स्वांतः कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे, ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और गरीब को तो क्या होता है, जैसे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे। अब तो 10 कदम नहीं चल पाते, जीना नहीं चढ़ पाते थे सर। बस तो आप राजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए भाई एक राजेश जी की तबीयत तो ठीक हुई, लेकिन राजेश जी ने सैकड़ों लोगों की तबीयत ठीक करवा दी। ये आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है। तो घर घर इस बात को पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। हम तो वहीं 3 दिन रुके ना हॉस्पिटल में सर, तो बेचारे बहुत लोग आए, सारी सुविधाएं उनको बताई, कार्ड होगा तो फ्री में हो जाएगा। चलिए राजेश जी, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, थोड़ी शरीर की चिंता करिए, बच्चों की चिंता कीजिए और बहुत प्रगति कीजिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। साथियों, हमने राजेश जी की बातें सुनी। आइए अब हमारे साथ सुख देवी जी जुड़ रही हैं। घुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। आइए हम सुख देवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं। सुख देवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाऊदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में। फिर तो सुख देवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ राधे राधे भी कहना होगा। हाँ, राधे राधे। अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, जरा बताएंगे क्या बात है? हाँ, मेरा घुटना खराब हो गया था तो ऑपरेशन हुआ है मेरा प्रयाग हॉस्पिटल में। आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी? उम्र 40 साल। 40 साल और सुखदेव नाम और सुखदेवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल से लग गई। अरे बाप रे, इतनी छोटी आयु में घुटने आपके खराब हो गए? वो गठियावाई बोलते हैं, जो जोड़ों में दर्द थे, कहते हैं घुटना खराब हो गए। तो 16 साल से 40 साल की उम्र तक आपने इसका इलाज ही नहीं करवाया? नहीं करवाया था। दर्द की दवाई खाते रहे, छोटे मोटे डॉक्टर न कहते, देसी दवाई है, वैसी दवाई है, थैला छाप डॉक्टर न कहते,
उनसे घुटना चलवे पे ही खराब हो गई। एक 2 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी। तो सुखदेव जी, ऑपरेशन का विचार कैसे आया? उसके पैसों का क्या प्रबंध किया? कैसे बना ये सब? मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है तो मैंने। आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था? हाँ, और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में उपचार होता है, पता था? स्कूल में मीटिंग हो रही थी, माँ से हमारे पति को पता चला तो कार्ड बनवाया मेरे नाम से। हाँ। फिर इलाज करवाया कार्ड से और मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। कार्ड से ये इलाज हुआ है मेरा, खूब बढ़िया इलाज हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड न होता तो कितना खर्चा बताते थे? 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 6-7 साल से पड़ी हूँ खाट में। ये कहती थी ये भगवान मुझे ले तो मुझे नहीं।